Okay, good morning students. So this is the last session based on the word problems containing miscellaneous problems. तो miscellaneous problems में देखिए हमें किस किस टाइप के problems हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम एक फर्स्ट टॉपिक में हम इसमें डिस्कस करते हैं जिसमें कि बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्जेस for some particular time and additional charge बच्चों इस टॉपिक में मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा. बाकी सॉल्यूशन करने के तरीके आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. यू कैन ऑल सॉल्व द इक्वेशंस एंड गेट द आंसर्स. लेट्स डिस्कस. For example number 1, the taxi charges in a city consists of fixed charge together with the charge for the distance covered. Together with the charge for distance covered. For 10 kilometers, charge paid is rupees 105. For 10 kilometers, charge paid is rupees 105, and for 15 kilometers, charge paid is rupees 155. Charge paid is rupees 155. तो हम इसमें इक्वेशन बनाना सीखेंगे. इसके बाद हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए फिक्स चार्ज का मतलब क्या है. यहाँ पर फिक्स चार्ज का मतलब है बच्चों, जैसे हमने कहीं जाने के लिए टैक्सी हायर की. अब टैक्सी हायर की है तो उसने कहा कि मैं 500 रुपये पूरे दिन भर का चार्ज लूँगा और बाकी का जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसका 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगे. अब मान लीजिए कि आप कहीं नहीं गए, लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन हो गया है, आप कहीं जा नहीं पाए, गाड़ी आपके घर के सामने आकर खड़ी हुई है, तो तब भी आपको पूरे दिन का उसको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. आपने 0 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. लेकिन मान लीजिए आप घूमने चले गए, लॉकडाउन खुल गया, आप घूमने गए, 100 किलोमीटर घूम कर आए. तब उस कंडीशन में 100 किलोमीटर जब आप घूम कर आए हैं तो वो 100 किलोमीटर का चार्ज होगा 100 into 8, 800 प्लस द फिक्स चार्ज दैट इज 500 रुपीज़. मतलब टोटल आपको कितना देना बच्चों? 800 प्लस 500 दैट इज 1300 इज टू बी पेड फॉर 100 किलोमीटर्स. कुछ इसी तरह की सिचुएशन प्रॉब्लम आपके सामने है. तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ X एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ 1. तो ये फिक्स चार्ज है X रुपीज़ और पर किलोमीटर का चार्ज है Y रुपीज़. मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो आपको X प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज कितना हुआ? Y रुपीज़. तो आपको कितना देना पड़ेगा? X प्लस Y. अब यहाँ पे देखिए कंडीशन नंबर 1 में कितना ट्रैवल किया. कंडीशन नंबर 1 में ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर्स और चार्ज पे किया था रुपीज़ 105. तो कितना चार्ज पे करना पड़ेगा 10 किलोमीटर्स के लिए? फिक्स चार्ज, पहले मैं लिख रहा हूँ फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर्स एंड द टोटल इज रुपीज़ 105. फिक्स चार्ज हमने क्या लिया था बच्चों? X प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज है Y, 10 किलोमीटर्स का चार्ज क्या होगा? 10Y.
इक्वल टू 105, ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में, कंडीशन नंबर 2, ये थी कंडीशन 1, यहाँ पे कंडीशन नंबर 2। अब डिस्टेंस दिया है बच्चों 15 किलोमीटर्स का, 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस दिया है, मतलब ये हुआ फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 15 किलोमीटर्स एंड द टोटल इज 155। तो फिक्स चार्ज आपका क्या था x प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज y, तो 15 किलोमीटर्स का चार्ज 15 इंटू y, मतलब कितना हुआ 15y, और टोटल कितना दिया हुआ है 155। इस तरीके से ये इसकी इक्वेशन बनेगी। सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। मंथली चार्जेस, मंथली हॉस्टल चार्जेस आर फिक्स्ड, मतलब आपने हॉस्टल हायर किया है, आपको रेंट देना है, और उसके अलावा एडिशनल चार्ज आपको देना है जितने टाइम, जितने दिन आप हॉस्टल के मेस में खाना खाओगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आता है। देन नेक्स्ट वी कैन डिस्कस, दैट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। Monthly expenditure of a family, one part is fixed and the other part depends on the amount of wheat consumed. One part is fixed and the other part depends on the amount of wheat consumed. तो उस कंडीशन में amount of wheat consumed वेरी करेगा। तो यहाँ पर क्विंटल का रेट दिया हुआ है। मान लीजिए 5 क्विंटल की आपने मान लीजिए आपको पर केजी का वेट दिया हुआ है। सपोज आपने एक महीने में 20 किलो वीट का यूज किया है, तब उस कंडीशन में जो टोटल आपको अमाउंट देना होगा दैट विल बी फिक्स चार्ज, मतलब x हो गया, प्लस 20 kg 20 इंटू y। ओके, y इज द कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर kg, तो x प्लस 20y विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो इस तरह की क्वेश्चंस आपके फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्ज वाली कंडीशन में आते हैं। अब हम नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एक ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल बच्चों जो हमने लिखा था, हम कंपैरिजन करेंगे दोनों में। एग्जांपल नंबर 2 मान लीजिए, सिमिलर वन, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 5 किलोमीटर्स। Fixed charge for first 5 kilometers, fixed charge for first 5 kilometers and additional charge for the distance covered thereafter। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 5 किलोमीटर का चार्ज फिक्स है और 5 किलोमीटर से ज़्यादा जितना हम चलेंगे उतना जो है आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। सपोज द अमाउंट इज सेम। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पर जो इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, मतलब कंडीशन नंबर 1 देखते हैं हम। कंडीशन नंबर 1 में जो इक्वेशन बनेगी, देखिए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 5 किलोमीटर्स। अब जो आपकी कंडीशन बन रही है फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 5 किलोमीटर्स, ये हो गया, प्लस इसमें चार्ज फॉर एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये होगा आपका टोटल चार्ज। मतलब यदि 10 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है तो फर्स्ट फिक्स 5 किलोमीटर्स का चार्ज आपका कितना था x। अब हमने देखिए एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था, 5 किलोमीटर का चार्ज हम दे चुके हैं, तो 10 - 5 इंटू y एंड दिस इज इक्वल टू 105। मतलब इक्वेशन बनी बच्चों x प्लस 5y इज इक्वल टू 105। अब इसी तरीके से 15 किलोमीटर्स का चार्ज जो है दैट इज 155। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी x प्लस 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसमें से 5 किलोमीटर का चार्ज हम दे चुके हैं फिक्स चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 155। मतलब यहाँ से इक्वेशन बनी x प्लस 10y इज इक्वल टू
155। अब ये दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड करना है। x की वैल्यू हो जाएगी फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 5 किलोमीटर्स और y की वैल्यू आपकी हो जाएगी चार्ज फॉर एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रेट पर एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, now let's discuss second variety of question based on this and miscellaneous problems का second type of question which is a very interesting one और definitely कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये NCERT में भी दिया हुआ है जो कि आपका है based on monthly income expenditure एंड सेविंग्स। तो देखिए इसमें सबसे सिंपल सी बात है कि सेविंग्स इज इक्वल टू क्या होता है। सेविंग्स इज इक्वल टू क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग्स इज इक्वल टू क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम। Example number 3 है now monthly incomes of A and B are in the ratio 9:7. Monthly incomes of A and B are in the ratio 9:7 and their expenditures are in the ratio 4:3. Expenditures are in the ratio 4:3 and each saves rupees 1600 per month. If each saves rupees 1600 per month, find their monthly incomes. Find their monthly incomes. सिमिलर क्वेश्चन आपका बच्चों एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिएगा रेशियो का कॉन्सेप्ट आ गया। इनकम्स का रेशियो दिया हुआ है 9:7। लेट मंथली incomes of A and B be 9x and 7x। ये हो गए इनकम्स। एक्सपेंडिचर्स का रेशियो दिया हुआ है बच्चों 4:3। अब यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट लेंगे। एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए एंड बी वेरिएबल दूसरा लेंगे 4y एंड 3y क्योंकि रेशियो था 4:3। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करो, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो कंडीशन नंबर 1 जो कि ए के लिए अप्लाई होती है, ए की इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग्स ऑफ ए। तो ए की इनकम हमने क्या ली 9x, ए का एक्सपेंडिचर क्या है 4y इक्वल टू दोनों की सेविंग्स कितनी है 1600। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, वेरी सिंपल वन। इसी तरीके से कंडीशन नंबर 2 लगाते हैं बी के लिए इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू सेविंग्स ऑफ बी। इनकम ऑफ बी की इनकम क्या है 7x, बी का एक्सपेंडिचर क्या है 3y इक्वल टू बी की सेविंग्स क्या थी 1600, ईच सेव्स, तो इसकी भी सेविंग्स है 1600। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है और फिर यहाँ पे 9x और 7x की वैल्यू निकालेंगे तो विल गेट द incomes of A and B. So this is second variety of question based in this part. Then further next one कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि
again given in your NCERT book also, C type. तो C type में अब हम लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो C type based on area of rectangle. और इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज. तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में पहले क्वेश्चन लिखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 है इसमें. एग्जाम्पल नंबर 4, that is area of rectangle gets reduced by 9 units. area of rectangle gets reduced by 9 square units if length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. If length is reduced by 5 and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, area increases by 67 units. Area increases by 67 units. Find length and breadth of rectangle. ये क्वेश्चन बच्चों NCERT का ही क्वेश्चन है. NCERT का क्वेश्चन. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया. आई जस्ट ड्रॉ रेक्टेंगल. लेट इट्स लेंथ बी x एंड ब्रेड्थ बी y. तो मतलब इसका एरिया हो गया एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स. अब देखिएगा कंडीशन नंबर 1 क्या कह रही. कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5. लेंथ को 5 कम कर दिया. लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3. लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 मतलब ये थी लेंथ, इसको 5 यूनिट्स कम कर दिया मतलब हो गई x माइनस 5. ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया मतलब ब्रेड्थ हो गई y प्लस 3. अब इसका एरिया हो गया है x माइनस 5 इंटू y प्लस 3. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है एरिया रिड्यूस्ड बाय 9. एरिया रिड्यूस्ड बाय 9 इसका मतलब x माइनस 5 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू, इससे कितना कम हुआ 9 यूनिट्स. तो क्या लिखेंगे xy माइनस 9. अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं. x इंटू वाई, x इंटू 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9. xy कैंसिल हो गया. इक्वेशन बनी 3x माइनस 5y माइनस 15 उधर जाएगा. 15 माइनस 9 6. तो ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1.
इसी तरीके से कंडीशन नंबर 2 देखते हैं. लेट्स सी कंडीशन नंबर 2. इन कंडीशन नंबर 2 में कहा है इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3, पहले लेंथ कितनी थी x, इसको और बड़ा कर दिया, लेंथ इंक्रीज बाय 3, लेंथ बढ़ा दी तो हो गई x प्लस 3. ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 2, ब्रेड्थ भी बढ़ा दी तो ब्रेड्थ को इंक्रीज किया 2 यूनिट से तो ब्रेड्थ हो गई y प्लस 2. ये रेक्टेंगल है आपका, इसका एरिया हो जाएगा x प्लस 3 इंटू y प्लस 2 एंड दिस एरिया इज 67 यूनिट्स मोर देन द ओरिजिनल एरिया. मतलब इक्वेशन बनी x प्लस 3 इंटू y प्लस 2 इक्वल टू xy प्लस 67. अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67. xy कैंसिल, इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 61. ये दो इक्वेशंस बनेंगी आपकी. ये दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड किया जा सकता है. ओके, इसी का एक एप्लीकेशन है. अगेन इट इज गिवन इन एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है और क्वेश्चन है, इसी का एप्लीकेशन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा और इक्वेशन भी ऐसी बनेगी. तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज. स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज. स्टूडेंट्स of a class are made to stand in rows. If one student is extra in each row, if one student is extra in each row, there would be 2 rows less. There would be 2 rows less. And if one student is less in a row, if one student is less in a row, less in each row, then there would be 3 rows more. Then there would be 3 rows more. Find the number of students in the class. Find the number of students in the class. देखिए बच्चों, आप लोग असेंबली में खड़े होते हैं तो रोज में खड़े होते हैं. मान लीजिए हर एक रो में बराबर स्टूडेंट्स हैं, हर एक रो में बराबर स्टूडेंट्स हैं. तो उस कंडीशन में अब देखिए उसका इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे. सॉल्यूशन, let number of rows be x and number of students in each row be y. Number of rows be x and number of students in each row be y. अब देखिएगा कंडीशन नंबर 1 में क्या हो रहा है. तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स वाई. सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमें डिफरेंट अरेंजमेंट में अरेंज करना है, डिफरेंट तरीके से अरेंज करना है. तो कंडीशन नंबर 1 कहती है
one student is extra in each row. One student is extra in each row. Each row में कितने स्टूडेंट्स ज्यादा कर दिए? 1 इंक्रीज कर दिया. 1 इंक्रीज किया मतलब क्या हो गया? y plus 1. और there would be 2 rows less. 2 rows कम हो गई मतलब x minus 2. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? एक्स वाई. उतने ही स्टूडेंट्स को अरेंज करना था. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करें. वाई एक्स माइनस 2y प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई. अगेन एक्स वाई कैंसिल. यहाँ हमारी इक्वेशन बन गई बच्चों x माइनस 2y इक्वल टू 2. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरीके से कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन में आप देखिएगा, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, तो पहले हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स थे? y. 1 लेस मतलब कितना? y माइनस 1. देयर वुड बी 3 रोज मोर. रोज कितनी बढ़ गई? 3. पहले कितनी थी हमारे पास? x. अब कितनी हो गई? x प्लस 3 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही है x1. अब मल्टीप्लाई कर लें. yx प्लस 3y माइनस x माइनस 3 इक्वल टू xy. xy कैंसिल. यहां से इक्वेशन मिली माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 3. ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन. अगेन वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. और उसके बाद फाइनली जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? x इंटू वाई. x और y दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर. ओके, सो दिस वाज थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन based on the miscellaneous part. Another one, again a very interesting one, work and time based question, जो कि definitely NCERT में भी दिया हुआ है क्वेश्चन. और इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. So in that case, first we'll solve the whole question based on work and time, and then we'll see the short trick also based on work and time. Work and time, work and time related बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, दैट इज 2 women and 5 men can together finish a piece of work in 4 days. This is also a question from NCERT. Example number 6. This is also a question from NCERT. 2 women and 5 men. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. 2 women and 5 men can complete the work in how many days? Complete the work in 4 days. Complete the work in 4 days. And while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. 3 women and 6 men can finish it in 3 days. तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है, you have to find out, find the time taken by one woman alone to finish the work and that by one man alone. How much time one woman alone and one man alone will take to complete the work. अब बच्चों इसमें देखिए एक जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं, सपोज आपको एक बिल्डिंग में वाइट वॉश करना है. अब उस बिल्डिंग की वाइट वॉश करने में
मान लीजिए आपको 5 दिन लगते हैं. Suppose if you take 5 days to whitewash the whole building, one person, then in that case how much work is done in one day? तो यहाँ पर देखिए कि जब हमने काम कितने दिन में पूरा हुआ, 5 दिन में काम पूरा हुआ था, तो एक दिन में, 1 day में how much work is done? 1/5 part of the work is done. If the work is completed in 15 days, if the work is completed in 15 days, so 1 day, how much work will be done? 1/15. Suppose we take that one man does the work in 5 days, completes the work in 5 days. Now, if you have engaged 6 men, if you have engaged 6 men, तो 6 men है, तो आप कितने दिन में कंप्लीट कर पाओगे? तो 1 डे में आपने कितना किया? 1/5. तो 6 men, one man has done in 1 day, he has done 1/5. So if you have 5 men or 6 men, then the work will be completed in 6/5 days. Okay, that means okay, तो यहाँ से 1 डे में जब आपने काम किया, 5 दिन में काम कंप्लीट हुआ था, तो एक दिन में कितना किया? 1/5. अब मान लीजिए कि एक दिन में एक आदमी ने 1/5 किया, तो 2 लोग होंगे तो कितना काम पूरा होगा एक दिन में? 2/5. 3 लोग होंगे तो कितना काम पूरा होगा? 3/5. 4 लोग हुए तो कितना काम पूरा होगा? 4/5. 5 लोग हुए तो 5/5, मतलब एक दिन में काम पूरा हो जाएगा. तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का हम ये इक्वेशन बनाने के लिए यूज करेंगे. सो लेट्स सी ना, सॉल्यूशन हियर इज लेट one woman take X days and one man take Y days to complete the work. Y days to complete the work. So in this case, see, one woman takes X days. So in 1 day, one woman will do how much part of the work? 1/X part of the work. So in 1 day, one woman, how many women are there in condition number 1? 1 day, one man will do how much part of the work? 1/Y part of the work. In 1 day, one man will do 1/Y part of the work. अब हम कंडीशन नंबर 1 देखते हैं. कंडीशन नंबर 1 में 2 women है और 5 men है आपके पास, और जो काम हो गया वो 4 days में हो गया, 4 दिन में हो गया. So in 1 day, 2 women and 5 men will do how much part of the work? 2 women, 1 woman does 1/X, तो 2 women हो गई तो कितना हो जाएगा? 2/X, and प्लस हो गया 1 man does 1/Y part of the work, 5 men है यहाँ पे तो कितना हो गया? 5/Y. काम कितने दिन में पूरा हुआ था? 4 दिन में. तो एक दिन में कितना होगा? 1 डे में कितना होगा? 1/4 part of the work. ओके, ठीक है. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन कंडीशन नंबर 2 अगेन, सेकेंड कंडीशन नंबर 2, we have 3 women, 6 men. We have 3 women and 6 men, and the work is done in 3 days. तो अब देखिए, in one day 3 women and 6 men will do 1/3 part of the work. 1 woman
one woman does 1 upon x part of the work, 3 women will do 3 upon x part of the work, and है तो प्लस लगेगा. 1 man does 1 upon y part of the work, तो 6 men will do 6 upon y part of the work, and the amount of work done is 1 upon 3. This is your equation number 2. अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए रिड्यूसिबल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, 1 अपॉन y इज इक्वल टू v. इक्वेशन में पूरा सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम एक शॉर्टकट तरीका डिस्कस करेंगे. सो इन दिस, वन वुमन so we get the equation as 2u plus 5v, 2u plus 5v equal to 1 upon 4. 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो. 8u plus 20v equal to 1. 8u plus 20v equal to 1. और दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी 3u plus 6v is equal to 1 upon 3. 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो. 9u plus 18v equal to 1. Now let's eliminate u. तो u एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 8 से. First equation multiplied by 9. 9 8s are 72u plus 180v equal to 9. 72u plus 18 into 8, 144v equal to 8. अब चूंकि यहाँ पर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया. 180 माइनस 144, 36v इज इक्वल टू 1. v इज इक्वल टू 1 अपॉन 36. v इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 और v हमने अज्यूम किया था 1 अपॉन y, मतलब 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 मीन्स y इज इक्वल टू 36. Now put the value of v in equation number 1. Put the value of v in equation number 1. तो यहाँ से मिलेगा 9u plus 18v, v मतलब 1 upon 36 equal to 1. 18 2 ज़ा 36. यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम. 18u plus 1 equal to 1. 18u plus 1 equal to 2. 18u equal to 2 minus 1. 18u equal to 1. तो यहाँ से u is equal to आपको मिलेगा 1 upon 18. u is equal to 1 upon 18. u equal to 1 upon 18. u हमने अज्यूम किया था 1 upon x equal to 1 upon 18. That means x is equal to 18. तो बच्चों फाइनल आंसर लिखेंगे. One woman takes 18 days and one man takes 36 days to complete the work. Okay, तो ये बच्चों, this was a question that is based on work and time. इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान से सॉल्व कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक और वर्क एंड टाइम से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक, so that
यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इफ यू गेट सम MCQ। यदि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम फटाफट कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि डेफिनेटली आपको NTSC में काम आएगा। ओके, थैंक यू।